सो व्हाट वाज आवर नेक्स्ट टॉपिक? जनरल स्टेजेस ऑफ राइटिंग प्रोसेस. ठीक है, राइटिंग हम टॉपिक कर रहे थे. सो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है, we have seen above that different forms of correspondence have different approaches, structure, format, yet there is common thread. That is जनरल स्टेजेस हमने अब देखनी है कि हमने पहले भी देखा कि प्रोसेस राइटिंग में क्या क्या होता है. अब हमने देखना है राइटिंग प्रोसेस के डिफरेंट फॉर्मेट्स क्या होते हैं. सबसे पहला होता है प्री राइटिंग. दैट इज जनरेटिंग आइडियाज फॉर राइटिंग, कि हमने अपने आइडियाज कैसे जनरेट करने हैं व्हेन वी हैव टू स्टार्ट अ राइटिंग प्रोजेक्ट. At this stage, decide the purpose of writing a document, fix the objectives, gather data and find out types of readers. Good managers generally plan their documents in advance. This stage is called pre-writing stage. तो इसमें हमने क्या देखा है कि हमने ये चीज़ करनी है कि सबसे पहले हमने डाटा, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि हमें अपनी जब भी कुछ भी राइटिंग शुरू करनी है हमने अपना डाटा कलेक्ट करना है. ठीक है, और हमने ये भी देखना है कौन से रीडर्स है, कौन सी आपकी ऑडियंस है जिनके सामने अपने उस बुक को या अपनी पब्लिकेशन को प्रेजेंट करना है. ठीक है, तो हमने पहले डाटा कलेक्ट करना है. इन्फॉर्मेशन होएगी तभी आप लिखोगे. कोई भी टॉपिक चूज कर लो. ठीक है, जैसे तभी आपको मैं अपने राइटअप का एग्जांपल देती हूँ कि ताजमहल चूज किया था तो उसके लिए डाटा कलेक्ट करने की जरूरत है. वही नहीं कि आपने बचपन में एक बुक में पढ़ा है, हिस्ट्री की बुक में पढ़ा है कि इट वॉज बिल्ड बाय दिस किंग. उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए इफ यू वांट टू स्टार्ट अप अ गुड राइटिंग प्रोजेक्ट. उसके अलावा आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है वो पहले से प्री प्लान होना चाहिए. इफ यू हैव प्री प्लान देन ओनली यू विल बी एबल टू डू इट. ठीक है, नेक्स्ट इज री रीडिंग. नाउ यू मस्ट रीड ओवर योर स्टोरी एंड मेक श्योर दैट देयर आर नो मिस्ड मिस्टेक्स एंड एवरीथिंग इज ऑन द वे यू लाइक इट. आपने देखना है कि आपकी स्टोरी कैसी है, आपको पूरा का पूरा उसको ओवरव्यू देखना है. अगर कोई मिस्टेक है हमने अभी चेक कर लेना. एक बार बुक पब्लिश होगी कुछ नहीं कर सकते. अभी अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि हाँ यहाँ मिस्टेक थी, ये था, हम उसको एरर को करेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज रफ ड्राफ्ट. एट दिस स्टेज राइट विदाउट कंसर्न फॉर conventions. Written work does not have to be neat. It is sloppy copy. You may have discussions with people in the organization to decide the content. A brainstorming session may help prepare an outline, discuss it further and modify it using feedback. Accurately, relevance and significant matter should be kept in mind. अगर आपने कुछ ऑफिस में डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी है तो उसमें ज़रूरी नहीं कि हमने बड़ी कर्सिव राइटिंग में करना है, रफ राइटिंग में भी हो सकता है. क्योंकि अगर हमने ऑफिस का कोई काम हमने कुछ तैयार करना है, अगर हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क में कुछ तैयार करना है तो उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रख सकते हो. व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन? कि आपने सभी लोगों से, वैसे सपोज करो हमने यहाँ पर हमने सोचा हुआ है कि नेक्स्ट मंथ क्रिसमस के टाइम पे हमने यहाँ पर कोई इवेंट करना है. ठीक है, तो सबसे पहला डिसीजन कौन लेगा? सर. ठीक है, फिर सर मुझसे बात करेंगे कि भी हाँ हम लोगों ने, या मैं सर से बात करूंगी. उसके बाद हम सभी एम्प्लॉयज को इकट्ठा करेंगे जितने हमारे पास स्टाफ है. फिर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रखेंगे. आपसे सलाह, हाँ आप क्या कहते हो, आप क्या कहते हो, ओके अपने अपने इनपुट्स लेकर आओ कि हमने ये सारा प्रोजेक्ट कैसे करना है. उसके बाद हम स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे कि ये है, जिन स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करना है कॉन्टैक्ट मी, और कॉन्टैक्ट अगर मैं किसी और कोई, जैसे ये मैम है उनको मैं इस जॉब पे लगाती हूँ कि शी विल बी स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर ड्यूरिंग दिस इवेंट. ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे? मैडम को अपना नेम लिखाओगे, मनी अपनी डिपॉजिट कराओगे, किस किस चीज में पार्टिसिपेट करना वो सब कुछ लिखोगे. तो दैट विल बी ब्रेनस्टॉर्म. हमने सब जगह से, एक ही पर्सन नहीं कर सकता. अगर सिर्फ सर सोचे करने को इम्पॉसिबल है, मैं सोचूं मैं अकेली कर लूंगी, इम्पॉसिबल है. सो यू नीड योर टीम विद यू. अगर आपकी टीम आपके साथ है देन यू आर अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन. नेक्स्ट इज शेयरिंग विद पीयर. एंड टेक सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट. शेयरिंग विद द पीयर रिवाइजर. हु इज पीयर? आपके साथ का. ठीक है, at this stage good managers share and take suggestions for improvement, asking who, what, when, where, why, how. Ask questions about part of the story. Peer does not understand
looking for better words and talking about how to make the work better. आप अगर आपको कोई काम दिया गया है, if you are a good manager, आप अपनी टीम से, अपने पेयर, आपके साथ का कोई असिस्टेंट मैनेजर, आप पहले उनसे बात सलाह लोगे, उसके अलावा बाकी टीम को आप तैयार करोगे. वाई? बिकॉज आपने सबसे पूछना हाँ, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, क्योंकि उसी तरह से आपका राइटअप, आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा. अ सिंगल पर्सन इज नॉट एबल टू डू इट, यू नीड अ टीम. नेक्स्ट इज रिवाइजिंग. व्हेन यू हैव टू पुट योर आइडियाज ऑन पेपर or on the computer file, there may not be the best form possible. Your option is to revise and improve it. Any draft permits revision for improvement. उसके लिए क्या होता है? Good managers at this stage look again at their writing, add, substitute, delete and or modify the content to clarify the meanings and expand ideas. Revision is the key of effective documents. अगर आपको बार बार आपको करना पड़ेगा चेक, हमने एक बार पूरा का पूरा हमने फॉर्मेट तैयार कर लिया, आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉर्मेट तैयार कर लिया, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप या स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट को डिजाइनिंग करने के लिए सब कुछ तैयार कर लिया, पर दैट इज नॉट, को पत्थर की लकीर नहीं है. आपने उसमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, अगर आपकी टीम में कोई कोवर्कर है जो बहुत दूर से आता है, बंदा रोज लुधियाना से, अभी है विंटर सीजन, उसको कोई वो वाला काम दो कि वो जल्दी खत्म करके जा सके, उसको आप ओवर टाइम वाला काम नहीं दोगे. ठीक है, अदरवाइज वो भाग जाएगा. आजकल जो है एम्प्लॉयर, व्हेन यू हैव टू स्टार्ट अप द बिजनेस, आपको एम्प्लॉय का भी देखना पड़ेगा. आजकल मास्टर एंड स्लेव वाला काम है ही नहीं. ठीक है, बिकॉज पर्सन जो एक्सपीरियंस ले लेगा आपके पास जो काम कर रहा है, वो कहेगा अच्छा कर रहा है, चलो वो कहीं और अपना एक्सपीरियंस दिखा के वो वहाँ अपने नजदीक लगेगा, बिकॉज यू नीड टू रिटेन दैट पर्सन. ठीक है, हमें अपना जो बिजनेस वाले लोग होते हैं ना, हमें ये देखना होता है कि हमने अपने वर्कर को रिटेन कैसे करना है, तो उसकी भी 200 डिमांड्स पूरी करनी पड़ेगी. उसमें से हम करते बेशक 150 ही है, ठीक है ना, बट स्टिल यू हैव टू सी. आपने सब कुछ उस चीज से देखना है. अगर आइडियाज हैं तो डिलीट, मॉडिफाई, सब्ट्रैक्ट, रिवाइज सब कुछ करना है. वाई? क्यों करना होता है? ताकि आपका एक राइटअप अच्छा हो, या अगर आपने कोई अपने मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है वो भी सही है. नेक्स्ट इज एडिटिंग. आफ्टर यू हैव रिटन योर रफ ड्राफ्ट ऑफ योर आइडिया, इट इज टाइम टू एडिट द ड्राफ्ट. राइटर्स फोकस ऑन मैकेनिक्स of the piece and edit and proofread for spelling, punctuation, capitalization, syntax to enhance the quality and effectiveness of the writing. Check for such things as grammar, mechanics, spelling. The last thing you should do before printing a document is to spell check it. जब भी आपने अपना कुछ भी डॉक्यूमेंट उसको प्रिंट कराना है, उससे पहले आपको सब कुछ देखना पड़ेगा. सारे के सारे आपके फॉर्म्स ऑफ राइटिंग देखनी पड़ेगी. ग्रामर, ग्रामेटिकल मिस्टेक, टेंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं पता चले कि फ्यूचर में लिखना पास्ट में लिखे जा रहे हो. ठीक है, सो सब कुछ, इवन सबसे ज्यादा जरूरी होता है स्पेल चेक. स्पेलिंग्स करेक्ट है कि नहीं, फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर है कि स्मॉल से जा रहा है, पंक्चुएशन मार्क्स, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, हाइफन, ठीक है, वो सब कुछ, हेडिंग, सब हेडिंग, इज एवरीथिंग करेक्ट, वो सब कुछ देख के ही आपको पूरा फॉर्मेट तैयार करना है. बिकॉज वंस प्रिंटेड बाद में प्रॉब्लम आएगी. सो यू हैव टू चेक इट, एडिट इट अगेन एंड अगेन. नेक्स्ट इज पब्लिशिंग. लास्ट स्टेप होता है पब्लिशिंग. What is the proof of writing if no one will ever read it? Though some of us are content to write diaries or note to ourselves, the managers write only with the need and desire for others to read it, hopefully enjoy or benefit from the document. So the last stage is getting your document published for future use. सब कुछ लिख लिया. अब मैंने जैसे अपना एक बताया, मैंने एक प्रोजेक्ट है जो मेरा पब्लिश हुआ है, बाकी का ही कुछ लिखा हुआ आज भी डायरीज में, फायदा क्या है जब कोई पढ़ ना सके. ठीक है ना. सो द बेस्ट जो मेन चीज होती है मैनेजर्स ने जो करना है वो पब्लिश करने के लिए. क्यों? बिकॉज दे वांट पीपल टू रीड इट. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग अ गुड जनरल एंड ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस. सबसे पहली चीज होती है उसमें एक्यूरेसी. इफेक्टिव राइटिंग कम्युनिकेशन इज पॉसिबल ओनली विद द 3 प्रिंसिपल्स. इफेक्टिव राइटिंग कुछ 3 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है, बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स होते हैं. तो सबसे पहले होती है एक्यूरेसी. फॉर एक्यूरेसी देयर इज नीड टू चेक एंड डबल चेक द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फैक्ट्स, फिगर्स, वर्ड, लैंग्वेज एंड टोन. ठीक है, एक्यूरेसी होनी चाहिए उसमें. अपने फैक्ट्स चेक करने, फिगर्स चेक करनी है. सपोज आपने कोई ड्राफ्ट तैयार किया जिसमें फिगर्स की जरूरत है. व्हाट आर द फिगर्स? न्यूमेरिकल फिगर्स. पता चले 1000 की जगह पे 100 है,
सब पूरी गड़बड़ होगी। सपोज करो किसी को बिल प्रिंट करके दे रहे हो, गया ना सब कुछ। इसीलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, एक्यूरेटली चेक इट आउट कि आपने जो फैक्ट्स लिखे हैं करेक्ट हैं। अगर आपने कोई राइट अप लिखा उसमें फैक्ट्स करेक्ट है, फिगर्स करेक्ट है, ठीक है। उसके अलावा लैंग्वेज और टोन, ये बहुत ज़रूरी है। आपकी लैंग्वेज कैसी है, टोन कैसी है, हाँ जी, देखो टोन की वजह से सारी काम बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो यू हैव टू बी, जो कोई अच्छा राइटर है या मैनेजर है या पर्सन ऑन द बिगेस्ट पोस्ट, आपकी टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़रूरी बात होती है व्हेन यू आर ऑर्गेनाइजिंग अ कंपनी, इफ यू आर अ कंपनी हेड, ठीक है, आपकी टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके अलावा जो अगर आपके कोई मैनेजर है या जो पर्सन ऑन द हाईएस्ट पोस्ट, उसकी भी टोन बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए, तभी स्टाफ टिकेगा, अदरवाइज, ठीक है। बहुत अच्छी तरह है सर। अभी मैं बुरा बोल रही हूँ, नहीं मैम, आप तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी अगर टोन अच्छी है तभी टिकेंगे, वरना इंस्टीट्यूशन सारा बढ़िया। हाँ, नहीं तो सबसे पहले तो यही और बच्चों को कौन हैंडल करे, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्ड चेक। नाउ वर्ड चेक कैसे होगा, जैसे हम कह रहे हैं एग्जाम्पल है, वी शुड ऑलवेज राइट बिटवीन यू एंड मी एंड नॉट बिटवीन यू एंड आई। एक एग्जाम्पल दिया, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द करेक्टनेस ऑफ वर्ड्स इज डिटरमिन्ड बाय अप्रोप्रिएटनेस ऑफ वर्ड फॉर द सब्जेक्ट, ऑडियंस, पर्पस एंड। आपका सब्जेक्ट क्या है, पहली चीज ये देखनी है, ऑडियंस कौन है वो देखनी है, और पर्पस ऑफ अ पर्टिकुलर पीस ऑफ राइटिंग, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पता चले कि आपकी ऑडियंस बिल्कुल ही उस लेवल की है जो इतनी ज़्यादा लिटरेट नहीं है, लिटरेट भी नहीं है, तो आप शेक्सपियर तो उनके ऊपर उसको लिख के नहीं दोगे। सो यू हैव टू सी, इफ़ यू आर अ मैनेजर इन अ कंपनी, सपोज आपकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो जो आपकी बिल्कुल लोएस्ट लेवल ऑफ वर्कर है, अगर सपोज करो आपकी हौजरी की फैक्ट्री, जो धागा डालने वाले लोग हैं, उनको आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग सुनाने नहीं चाहोगे। उनको जो उनके लेवल का काम है, आप एक सुपरवाइजर रखना पड़ेगा, उनके लेवल का काम ही सिखाओगे कि इतना धागा आपने डालना है मशीन में, आप पैक करना, वट एवर। सो यू हैव टू सी, इवन फॉर योर राइट अप, यू हैव टू सी कि आपकी ऑडियंस कौन है। हम जो राइट अप दे रहे हैं, हु इज द ऑडियंस जिन्होंने इस मेरे आर्टिकल को, मेरे पब्लिकेशन को पढ़ना है, ठीक है। तो आपकी जो पर्टिकुलर पीस ऑफ राइटिंग है, आपको एडवांस में पता होना चाहिए कौन मेरा रीडर है, कौन है जो मेरी ऑडियंस है, सो दैट उनके हिसाब से ही आपका राइट अप हो। नेक्स्ट इज द कम्युनिकेशन लैंग्वेज शुड बी टेक्निकली एक्यूरेट। वही बात आ गई जो हमने पहले किया था, पंक्चुएशन, स्पेलिंग्स, ग्रामर, ये सब कुछ देखना बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है, हमने देखना है कि अगर हमारा ये सब कुछ करेक्ट है तब हमारे पिटफॉल्स ना हो। व्हाट इज पिटफॉल, कि हमारा आर्टिकल गड़बड़ ना हो। पिटफॉल होती है मिस्टेक। उसके लिए क्या जरूरी है, सबसे पहली चीज है कॉन्कॉर्ड, द रूल ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन वर्ड्स इन जेंडर, नंबर, केस एंड पर्सन। अगर जेंडर है तो वो भी प्रॉपर लिखा हो, ठीक है। उसके अलावा नेम, पर्सन पूरे प्रॉपरली लिखा हो और पूरी रिस्पेक्टफुली लिखा हो। अगर मिस्टर है तो उसके आगे मिस्टर लिखा हो। हाँ, जैसे रूल ऑफ एग्रीमेंट, रूल ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन वर्ड्स, हमारा जो वर्ड्स हम लिख रहे हैं हमारा एक रूल ऑफ अग्रीमेंट होता है बिटवीन वर्ड्स, कि हाँ इस वर्ड के बाद ही ये लिखना, बेशक वो नॉन लिविंग चीज है, इस वर्ड के बाद ये लिखना, हमारा एक रूल होता है। जैसे टेंस ग्रामर के रूल्स होते हैं, वैसे ही रूल ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन वर्ड, कि ये ना हो कैपिटल लेटर जो है फुल स्टॉप के बाद अगर आपने कैपिटल लेटर नहीं, तो रूल ऑफ अग्रीमेंट खत्म होगा बिटवीन वर्ड्स, ठीक है ना। हमारे को कहाँ पंक्चुएशन डालनी है, कहाँ सेमीकोलन है, कहाँ कॉमन है, कॉलन है, इन्वर्टेड कॉमर्स, ऑल दीज आर रूल्स ऑफ वर्ड्स, agreement between words. Next is dangling modifier, a word or phrase that modifies a word that is not clearly mentioned in the sentence. कोई ऐसा word जो कि clearly mention ना हो तो उसको हम बोलते हैं dangling modifier, कि हमें जो word नहीं clear हो रहा है क्या है, तो it should be very clear. Unnecessary shift in tenses. Tenses should be consistent within the sentences and from sentences within the paragraph. जो टेंसेज हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए विद इन सेंटेंसेस, फ्रॉम सेंटेंसेस, सेंटेंस से सेंटेंस के बीच में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए टेंसेस की, एंड विद इन द पैराग्राफ, सेंटेंसेस और पैराग्राफ के बीच में भी कंसिस्टेंसी। अगर आप पास्ट में लिख रहे हो तो बात पास्ट में जाए, अगर बीच में फ्यूचर अगर यूज हो रहा है तब जाए, ये नहीं कि एक टेंस ही गोइंग टू द मार्केट टुमारो फॉर विदाउट, इसका क्या मतलब हुआ, पूरी लाइन गलत।
ठीक है, he is going to the market and we will be reaching there within 15 minutes as was said yesterday, as was mentioned yesterday. तो फ्यूचर भी आ गया और पास्ट भी, बट इन करेक्ट फॉर्म। ये नहीं कि आपका पास्ट टेंस कहीं जा रहा है, बीच में एक अक्षर फ्यूचर फिर पास्ट, सो टेंस भी करेक्ट होना चाहिए और सेंटेंस टू सेंटेंस उसका कनेक्टर जुड़े। नेक्स्ट इज prepositions. Wrong prepositions change the meaning of the statement. बिल्कुल। Here are no rules for correct prepositions. They are governed by usage. यहाँ पे कोई रूल नहीं है preposition का, पर it is governed by usage. मतलब उसकी ऑर्डर जो बनता है, गवर्नेंस जो होती है वो यूजेज के हिसाब से होती है। जहाँ पे preposition की यूजेज है वहीं लगाना है। For, if, because, वो सब कुछ यूजेज पे लगाना है। ये ना जैसे है एग्जाम्पल है, he pointed the target. क्या ही पॉइंटेड द टारगेट, मतलब उसके बीच में क्या नहीं लगा, एट। व्हाट वाज द, यहाँ पे हमारी प्रपोजिशन क्या है, एट। सो करेक्ट क्या हुआ, ही पॉइंटेड एट द टारगेट। ठीक है, सो ये करेक्ट वर्ड हुआ। सो ये क्या हो गया, बिल्कुल टेंसेस जो है ये इसमें टेंस करेक्ट, सॉरी इसमें प्रपोजिशन करेक्ट हुआ, गवर्नेंस ऑफ प्रपोजिशन यहाँ पे करेक्ट हुई, सही जगह लगी है। Next is punctuation. In English, punctuation matters. It determines the meaning of sentence and paragraph. Punctuation बहुत मैटर करती है। अब देखो यहाँ पे पैराग्राफ के बाद फुल स्टॉप है, उसके बाद S कैपिटल लेटर में है। ठीक है, अगर S कैपिटल लेटर में ना होता तो ये रॉन्ग हो जाता। और समटाइम्स के बाद कॉमा है, समटाइम्स कॉमा आगे, even the meaning of words get changed by the punctuation mark, क्योंकि कई बार meaning of the word change हो जाता है अगर पंक्चुएशन मार्क करेक्टली नहीं है। अब इधर भी पंक्चुएशन मार्क के बाद फुल स्टॉप है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया है, द प्रेसिडेंट्स स्पीच वाज सो लॉन्ग इट एक्चुअल मैसेज वाज लॉस्ट। पूरी लाइन गलत है, करेक्ट क्या है, द प्रेसिडेंट्स स्पीच वाज सो लॉन्ग इट्स एक्चुअल मैसेज वाज लॉस्ट। अब इसमें क्या क्या फर्क आया, ये वाला। एक बार बताओ, इट्स में जो कॉमा लग जाता है और बिना कॉमा के इट्स का क्या मतलब है? ये देखो ना, ये यहाँ पे जो अपॉस्ट्रोफी एस लग गया, ये गलत है। अब यहाँ पे था इट्स, ये वाला जो इट्स है वो करेक्ट है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस ये हुआ ना कि ये जो है अपॉस्ट्रोफी एस वाला है, ये किस लिए होता है कि ये देखो ITS इट्स, इट्स फॉर द एंड ऐसे करके आएगा। ठीक है ना, अब ये है इट्स, मतलब कि ये पूरा का पूरा इसके बारे में बता रहे हैं कि प्रेसिडेंट की स्पीच इतनी लंबी थी कि उसका एक्चुअल मीनिंग लॉस्ट हो गया। इसमें इसका ये मतलब हुआ कि उसका एक्चुअल मीनिंग जो ये बताना चाहता था वो लॉस्ट हो गया। अपॉस्ट्रोफी एस इसलिए आया कि प्रेसिडेंट की स्पीच, ठीक है ना, वही चीज इधर आ रही। अब यहाँ पे उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा है। नेक्स्ट इज चेक फॉर द वर्ड एंड स्पेलिंग and usage. For effective written communication while revising, you must check the spelling of words and proper usage of words. पूरा करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए चेक, तभी उसकी प्रॉपर यूजेज पता चलेगी। नेक्स्ट इज ब्रीविटी. इट मीन्स consciousness saying only what is need to be said and leaving out unnecessary words. कॉन्शियसनेस कहाँ होनी चाहिए, जो आपने बताना है, और अननेसेसरी वर्ड्स नहीं बताने आपने। ब्रेविटी ब्रीफ मीन्स सेइंग लेस देन द ओकेजन डिमांड्स. ब्रेविटी अलोन कैन हेल्प मेंटेन फोकस ऑन द पर्पस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. वही आपको मैंने फर्स्ट डे बताया था कि लगा होता है बी ब्रीफ, ठीक है ना, कि उतनी बात करो। क्योंकि देखो अगर आप किसी के साथ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हो, उसको अपनी कथाएं ही नहीं सुनानी है, ठीक है ना। सो इतना टाइम ना उसके पास है और ना ही आपके पास है। आपके पास और डीलर्स नहीं है, एक ही डीलर है आपके पास, ठीक है ना। तो हमें इसको कथा नहीं सुनानी है पूरी की पूरी, हम ले बैठ के उसको शुरू कर दे, राम कथा सुनाने बैठ जाए, वो नहीं हमने करना। हमने पूरा का पूरा सिर्फ बिजनेस कम्युनिकेशन करनी है, टू द पॉइंट बात करनी है। ब्रेविटी however not achieved at the cost of clarity. Likewise, it is not to gain sacrificing proper English. In order to achieve brevity, keep the following essential in mind. हमने क्या क्या अपनी ब्रीफ होने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। अवॉइड वर्डनेस. डू नॉट यूज 4 or 6 वर्ड्स
when one or two will do। अगर आपको छोटी बात करनी है, नहीं कि लंबी लंबी बातें करने बैठ जाए। अगर 2 बातों से काम चलता है तो 2 ही बात सेंटेंस बोलो। अगर आपने किसी को मेल भेजनी है, फॉर एग्जांपल अपने रिटन कॉरेस्पॉन्डेंस में मेल भेजनी है, तो उतनी बात करो जितनी ज़रूरत है आफ्टर ग्रीटिंग्स। ये नहीं कि आप पूरे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है ना, ये नहीं कि आपने पूरा का पूरा उसको आप पूरी उसके खानदान की हिस्ट्री छानने बैठ जाओ, उससे कोई लेना देना नहीं। सिंपल ग्रीटिंग्स। अगर आप दिवाली के आसपास तो हैप्पी दिवाली, गॉड ब्लेस फैमिली, बस एक मेंबर की ब्लेसिंग नहीं वो मांगने बैठा आपसे, ठीक है ना। उसके अलावा वही जो मैंने आपको बोला था कि अगर सपोज कोई अचीवमेंट बताता है तो बस उतना ही गॉड ब्लेस। आपको क्या लेना देना उसके बच्चे के मार्क्स कितने आए, कौन से कॉलेज में, वो बहुत जी बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, गॉड ब्लेस, मेरी ओर से खास ब्लेसिंग देना बेटे को, और जी पार्टी बनती, बस मांगने में बहुत पहुंच जाना उससे पार्टी, बस उतनी ही बहुत है, ठीक है। एंड देन टॉक टू द पॉइंट। जो आपने मीटिंग डिस्कस करनी है फिर वो करनी है, या जो आपने रिटन कॉरेस्पॉन्डेंस में उसको मेल भेजनी है उतनी भेजो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आप बाद में पढ़ भी सकते हो, ठीक है। ये आगे भी एग्जाम्पल्स ही दिए हुए हैं, दिस यू कैन रीड। नेक्स्ट इज क्लैरिटी। क्लैरिटी क्या होनी चाहिए फॉर इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग? द थर्ड प्रिंसिपल इज क्लैरिटी। क्लैरिटी means written business message must clarify the basic content of the message to the receiver। रिसीवर को पता चले आपका बेसिक कंटेंट क्या है। योर वर्ड्स शुड बी वेरी क्लियर, वेरी एक्यूरेट। अगर आपके वर्ड्स क्लियर नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, तो सारा कंटेंट खराब होता है। लैंग्वेज एंड टोन, उसमें पहली चीज होती है लैंग्वेज एंड टोन। द लैंग्वेज यूज्ड इन फॉर्मेट राइटिंग सच एज बुक, मैगजीन, लेटर, मेमो, रिपोर्ट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग्स must be simple and understandable. It must be consistent with the clarity and nature of the audience। सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। अगर नेचर ऑफ ऑडियंस को नहीं पता आपका क्या बात कर रहे हो, क्या मीनिंग है, क्यों कर रहे हो, कौन से कंटेक्स्ट में कर रहे हो, तो बात करिए। नेक्स्ट इज योर अटेंशन। आपकी अटेंशन होनी चाहिए। इन द राइटिंग द ऑथर हैज हिज पॉइंट ऑफ व्यू। The your attention refers to reader's point of view. In good business writing, especially letters, the author writes from the reader's point of view। ये हमने पहले भी बात मैंने आपको की थी कि रीडर का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपकी ऑडियंस क्या है। जो एग्जाम्पल्स दी आप पढ़ लेना। आपको पता होना चाहिए आपकी ऑडियंस क्या है, कैसे आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप वो समझेंगे। Use national language. Letters and memos should be written in the language of everyday speech. It should not be allowed to lose its quality of living speech by bringing cliches and hand rest. Arabic expressions in your letter memo will make the message dull and uninteresting. Do not use old-fashioned expressions generally found in business letters and memos. आपको जो बिजनेस लेटर लिखनी है, मेमो लिखनी है, उसमें कोई अरेबिक लेटर्स लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको वो लैंग्वेज लिखनी है जो डेली यूज में चल रही है आजकल, डेली यूज में चल रही है। नेक्स्ट इज विमेन को लेके कोई भी गलत वर्ड नहीं बोलना। कोई भी इस तरह का वर्ड नहीं बोलना कि विमेन को हर्ट हो, ठीक है। स्पेशली उनके जेंडर को लेके या किसी और बात को जो कि गलत हो, वो चीज नहीं करनी है, ठीक है। सेंसिबिलिटी यूज करनी है, क्योंकि द रीडर do not use word of lower dignity or status of women. Never use slang word for women। किसी वुमन को लेकर, जेंडर को लेके आपने अपने आप को लिमिट क्रॉस करके बात नहीं करनी है रिटन लैंग्वेज में। और कोई स्लैंग वर्ड क्या होता है, गलत वर्ड्स, वो आपने नहीं यूज करने, क्योंकि उससे भी प्रॉब्लम में आ सकते हो। Construct your sentence and paragraph according to the principles of unity and coherence. A sentence is the smallest unit of complete thought. Each sentence should have only one thought। ठीक है। आपकी जो सेंटेंस की फॉर्मेशन है वो करेक्ट होनी चाहिए, थॉट क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए क्या लिखना है, क्यों लिखना है। नेक्स्ट इज जनरल गाइडलाइंस। द मेजर पर्पस ऑफ मोस्ट बिजनेस मैसेज इज टू इन्फॉर्म और परसुएड। क्या मतलब होता है, आपने क्यों ये कर रहे हो, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। आपने अगर कॉरेस्पॉन्डेंस किसी के साथ कर रहे हो तो फॉर देयर इंफॉर्मेशन एंड टू परसुएड। मतलब परसुएड क्या होता है, अगर आपने कोई बिजनेस डील फाइनलाइज करनी तो उनको परसुएड करना, उनको समझाना, उनको मनाना है कि यस ये चीज़ हमारा अप्रूवल हो जाए। गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग मेंटल
picture of your receiver help you to tailor the message to the needs of specific audience. अगर आपको एक मेंटल पिक्चर मिल जाए आपके रिसीवर की, आपके ऑडियंस की, इसको क्या तो समझ आ रहा है? हाँ क्या समझ में आ रहा है, तो आपके माइंड में इट विल हेल्प यू टेलर द मैसेज. इसमें टेलर का मतलब है आपके माइंड में फ्रेमवर्क बन जाएगा. कैसे मैंने, टेलर क्या करता होता है, शर्ट को पूरे हिसाब से बनाता है. तो आपको मैसेज बनाने में, इसका टेलर का यहाँ पे ये मतलब है कि मैसेज बनाने में आपके माइंड में कि स्पेसिफिक ऑडियंस कैसी है, तो आप अपना मैसेज टेलर आउट कर सकते हो. Empathy helps you to anticipate the receiver's reaction of your message. You have to be very empathetic. Your attitude increases clarity and builds relationship. आपका attitude ही है जो clarity बनाता है और building relationship. अगर आप किसी के साथ अखे होते हो दिखाकर मैं तो बहुत बड़ा बॉस हूँ, तो अगला कहेगा तेरे जैसे हो 32 बॉस बैठे हैं, टाटा बाय बाय मैं जा रहा हूँ. ठीक है. अवॉइड बैड लैंग्वेज. आपको लैंग्वेज ये हमेशा याद रखना कि अगर फीमेल है तो आपको पूरे रिस्पेक्टफुली उनके साथ डील करना है. फीमेल को जब भी कॉरेस्पॉन्डेंस करो ना, मिस या मिसेस लिखो ही मत. आपको क्या पता वो मिस है कि मिसेस है. ये वर्ड होता है MS. इसमें दोनों चीज़ें कवर हो जाती हैं कि मिस है, मिसेस है या नहीं है, सिंगल है, तो तीनों चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं. ठीक है. तो ऑलवेज यूज दिस. अगर आप किसी मेल को लिखते हो तो मिस्टर या सर. अगर फीमेल है तो या यूज करो मैडम या MS. इसमें मीन्स के आपको भी क्लियर नहीं कि वो क्या है, तो बेस्ट ये है. वैसे आई हाईली डिसअप्रूव मिस या मिसेस. वाई? अगर मिस्टर है तो उसका क्या मैरिटल स्टेटस कोट आउट होता है? नहीं. तो वाई फॉर अ फीमेल? ये गलत है. इट शुड ऑलवेज बी मैडम या MS. अवॉइड लैंग्वेज दैट रिफ्लेक्ट्स बायस फॉर रेस एंड एथनिक ग्रुप, एज, रिलीजन एंड डिसेबिलिटी. कोई भी ऐसी लैंग्वेज मत यूज करो जिससे सपोज करो कोई पर्सन डार्क कॉम्प्लेक्शन है, या कोई पर्सन की हाइट छोटी है, या कोई रिलीजन या कुछ भी नहीं करना चाहिए. रिलीजन पर तो कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है अगर रिलीजन को करके करो. वही चल रहा है अभी न्यूज़ में. हाँ, तो करना ही नहीं चाहिए. गलत है, वैसे भी गलत है. कौन जितने भी महापुरुष आए, जितने भी भगवान ने अवतार लिया दुनिया में, जिसने भी, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने तो कहा ही नहीं कि आपस में लड़ो. वो तो भाईचारा सिखा के गए हैं, कम्युनिटी सिखा के गए हैं. तो हम ही लोग हैं जो कि इस चीज़ को गलत, बल्कि हर धर्म जो है वो एक ही चीज़ सिखाता है, आपस में प्यार से रहो, प्रेम प्यार से रहो, भाईचारे से रहो. हर धर्म ने ये सिखाया. कोई धर्म ये नहीं कहता लड़ो. अपना मानो पर दूसरे को बुरा मत कहो, कभी मत कहो. और हर धर्म ने अच्छी चीजें सिखाई है. किसी भी आप ग्रंथ को, किसी भी ग्रंथ को उठा के पढ़ो, उसमें सब कुछ अच्छा ही आपको मिलेगा. कौन है जो कहता है कि एक दूसरे से लड़ो? कोई नहीं कहता. इट शुड बी रिस्पेक्टेड बाय ऑल. रिलीजन जो है हर एक का रिस्पेक्ट करो कि आप जो कह रहे हर हैं. कोई गुरुद्वारे, मस्जिद, कहीं सब जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, सब मानते हैं भगवान को. भगवान एक ही है. इनसियर कॉम्प्लीमेंट्स एंड डिटर्मिनल ऑफ गुड लैंग्वेज. अगर आप कोई अच्छा कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपकी गुड कम्युनिकेशन होगी. अगर आपके कॉम्प्लीमेंट्स में बैड लैंग्वेज होगी तो कम्युनिकेशन बिगड़ जाएगी. नेक्स्ट इज, ये आप कुछ पढ़ के देख लेना, अगर ना समझ में आए तो पूछना. अडेप्टिंग लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि लीगल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है. इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन. राइटर्स डिस्क्राइबिंग अ सेल ऑफ स्टॉक्स or financial service must follow specific laws written to protect investors. Any message including letter, newsletter and pamphlet must be free of misleading information, exaggeration or half-truth. Experienced financial writers know the poor timing और language में provoke litigation. कोई भी information ऐसी ना हो जो गलत है, misinterpret हो, या आपके इवन अगर आप फाइनेंशियल लॉ, स्टॉक मार्केट के रिलेटेड अगर कुछ लिख रहे हो, कभी भी ऐसा कुछ मत लिखो. अगर मार्केट कैसी चल रही है उसके ऊपर कभी कुछ ऐसा मत लिखो जिससे कि लोगों के अंदर हो जाए कि हाँ ये तो गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है. गलत इन्फॉर्मेशन कभी मत दो. Safety information. Writers describing potentially dangerous products worry not only about protecting people from physical harm but also being sued. Manufacturers are warn consumers for risk of their product. Warning on dangerous product must be written especially clearly. जैसे कि dangerous products हैं, उसके ऊपर अगर आपने कोई पैम्फलेट बना रहे हो तो उसके ऊपर वार्निंग भी लिखो कि दिस इज हार्मफुल फॉर हेल्थ. ठीक है. अगर आप वो चीज़ मेंशन नहीं करते हो तब भी प्रॉब्लम में आ जाते हो. मार्केटिंग इंफॉर्मेशन.
Sales and marketing message are illegal if they falsely advertise prices, performance. अगर कोई चीज़ 50 की है और आप अपने पैम्फलेट में कर दो, अच्छा हमारा बस ये मार्केट में बिक जाए 20-20 रुपए, 20-20 रुपए, गलत है, ठीक है, दैट मीन्स गलत है, बाकी कॉम्पिटिटर्स गला पकड़ेंगे, ठीक है। अगर जो चीज़ 50 की 50 की बताओ, जो चीज़ 20 की है 20 की बताओ। और अगर कोई चीज़ 50 की है वो आप 20 की बता रहे हो, बाद में नुकसान आपका है। या अगर कोई चीज़ 50 की आप 100 की बता रहे हो, बाद में भी नुकसान आपका है। करेक्ट प्राइस बताओ, ठीक है। उसके अलावा प्रोडक्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट प्रोडक्ट भी करेक्ट बताओ। अगर आप कोई कपड़ा बेच रहे हो तो साबुन की ऐड तो करोगे नहीं ना, तो आपको जो कुछ भी है करेक्ट बताओ। मार्केटिंग मैसेज मस्ट नॉट डिसीव द बायर इन एनी वे। जैसे हाँ आप ये साबुन लो, इससे बस आप 2 दिन में गोरे हो जाओगे, क्यों भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। साबुन का काम होता है करेगा, फिर वो छोड़ देगा। आपकी मार्केट खराब है और आपकी वर्ड ऑफ माउथ पे कोई नहीं जाएगा, दोबारा आप पे भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि साबुन का काम क्या है, सिर्फ हमें धोना, क्लीन करना, गोरा सफेद करने का कोई काम नहीं होता, गोरा और काला कोई कुछ नहीं होता उससे। Therefore language must not promise anything, हाँ जी 10 दिन में ये हो जाएगा, वो सब कुछ नहीं करना चाहिए। आपकी लैंग्वेज जो है, जो एक्यूरेसी है, अगर किसी चीज की एक्यूरेसी है तो एक्यूरेसी बताओ। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन, द वास्ट नंबर ऑफ lawsuits relating to employment makes a treacherous area of business communication. In evaluating employees in workplace, avoid making unsustainable negative comments. Defamation lawsuit have become so common that some companies no longer provide letter of recommendation for former employees. To be safe, give recommendation only when the former employee authorizes the recommendation. Statement in employees handbook required to be careful wording because a court might rule such statements as implied contracts. आप किसी को भी जब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देनी है उसका पुराना रिकॉर्ड चेक करके ही दो। उसके अलावा जो लॉज बनाए अपनी कंपनी में वो बहुत सोच समझ के बनाओ। पहली बात है किसी की सेंटिमेंट हर्ट ना हो। दूसरी चीज़ है लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर आप किसी के साथ मिसबिहेव करते हो तो उसके हाथ में भी लॉ बुक है, ठीक है। स्पेशली मैंने एक चीज़ नोटिस की है, कई कंपनीज ऐसी होती हैं कि अपने वर्कर्स के साथ बड़ा हार्श बिहेव करती हैं, तो वर्कर को भी लॉज पता है ना, और आजकल बहुत लॉ स्ट्रिक्ट हो गया। अगर आप किसी से मिसबिहेव करते हो 1 मिनट में आपकी वीडियो बनाकर सीधा, अगर कोई फीमेल है स्पेशली, वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। पर फीमेल्स गलत इस्तेमाल भी करती हैं इस चीज़ का, सो यू हैव टू बी केयरफुल। रियल में तभी हर जगह कैमरे लगे होते हैं ताकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी क्लियर हो। वहाँ भी लगा है, इधर भी लगा है, ठीक है, ताकि पारदर्शी हो। उसके अलावा द की एलिमेंट ऑफ अडेप्टेशन प्रोसेस आर अवेयरनेस ऑफ लॉ। आपको लॉ का खुद भी पता होना चाहिए, आपके वर्कर्स को भी पता होना चाहिए। सेंसिटिविटी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ केयरफुल यूज ऑफ लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए हमारी लैंग्वेज कैसी है, स्पेशली इन वर्किंग। चलो आपका ये चैप्टर भी हो गया, नेक्स्ट चैप्टर हम आपका कल करेंगे।